हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमल लेक्चरर। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। और आज के बाद जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने लिया है इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो VIMP ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप लोग चलो फिर स्टेप बाय स्टेप एक ही क्वेश्चन नोट्स कर लेना जो जो मैं बता रहा हूं, और उसे आप लोग बार बार रिविजन करते रहना। पहला प्रश्न है, किसी पूर्णांक यम के लिए, आपका पूर्णांक यम है और के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। आपके पास ऑप्शन ए है m, ऑप्शन बी है m+1, ऑप्शन सी है 2m एंड ऑप्शन डी है 2m+1। तो अगर आपसे कहा जाए तो धनात्मक सम पूर्णांक आपका है तो वो आप लोगों का क्या होगा, वो मैं आपको बता दूं 2m होगा। आगे मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा वो आपको यहां लगा लगा कर कराऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी छोटा क्वेश्चन है और इसे लगाना कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि सम आपका जो है सम पूर्णांक और यहाँ आपका 2m ही होगा। क्योंकि आपका यहाँ 2m अगर आपका होगा तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका हो गया ये। अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखो तो दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये भी भाई इसमें कुछ बताने वाली चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में यही है कि संख्या 0.120120 1200 1240 का या फिर डॉट 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 लगा हुआ है का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। सबसे पहले आप ये समझ लो इसका अंत नहीं है, ऐसे 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 बहुत दूर तक चला जाएगा। यहाँ 1250 1260 ऐसे करके ये बहुत दूर तक जाएगा। तो इसीलिए ये तो सबसे पहले आपका आशांत है, लेकिन आशांत में भी दो वाले होते हैं, एक आशांत आवर्ती होता है, एक आशांत अनावर्ती होता है। तो अब आशांत आवर्ती और आशांत अनावर्ती में ये है कि अनावर्ती मतलब जिसका अंत ना हो और इसका अंत होता है। तो यहाँ जो है ये देखो डॉट 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 लिखा हुआ है, तो ये देखो ये ऐसे ऐसे बहुत आगे तक जाएगा। तो ये तो ना तो शांत है, ना है अशांत आवर्ती और ना ही शांत आवर्ती है, ये है अशांत अनावर्ती। क्या है? अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो ये है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन आप कॉपी पेन रफ सब लेकर बैठ जाओ, उसको हम लोगों को लगा लगा कर सीखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को सीखना जरूरी है। यहां लिखा हुआ है समीकरण x-2y बराबर 2 का कौन सा हल हो सकता है। अगर आप यहाँ x और y का मान रखो, अगर बराबर 2 आ जाए तो वही आपका हल होगा। लाइक अगर यहाँ x और y का मान रख दो और 2 के बराबर आ जाए तो वही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो हम लोग कोशिश करते हैं कौन सा सही हो सकता है वो हम लोग देख लेते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग कोशिश करना, हो जाएगा। यहाँ मैं पहले इस चीज को रखता हूँ c को, क्योंकि हो सकता है यही सही हो जाए। तो यहाँ लिखा हुआ है x बराबर 3 एंड y बराबर 1 और समीकरण क्या है x-2y बराबर 2। तो ये देखो यहाँ x का मान है 3 एंड 2 एंड y का मान कितना है भाई, y का मान है 1 बराबर 2 और यहाँ 3 में से 2 गए बराबर 2 एंड 1 बराबर 2। तो ये आपका नहीं है, ये आपका मतलब ये वाला मान नहीं है, ये दोनों बराबर होना चाहिए 2 के। तो अगला अब हम लोग कोशिश करते हैं, यहाँ पहला हम लोग देख लेते हैं x = 6 एंड y कितना है, y = 2। ठीक है, एक एक को देखेंगे, अगर आ जाएगा तो ठीक है, लेकिन अब हो सकता है कि यही सही हो जाए या फिर नहीं होगा तो अगला हो ही जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ 6 रख देते हैं, यहाँ 2 × 2 बराबर 2 एंड यहाँ 6 में से 4 घटाना है तो यहाँ 2 बराबर 2। तो यही आपका फाइनली सही आंसर हो जाएगा और यही आपका आंसर। यहाँ जब 2 2 के बराबर आ जाए तो इसका जो यही इसका हल है। ठीक है, तो ये आपका ए नंबर सही है। ठीक है, यहाँ x = 6 होना चाहिए और y = क्या होना चाहिए 2। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कंफ्यूजन ना होना चाहिए। ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंस है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, तो को लिखा हुआ है यदि x² - 1/9 = 0 तो x का मान होगा। आपके सामने ऑप्शन है A 0 एंड B है +-1/2, C है +-1/3 एंड D है +-1/4। तो अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसको भाई सॉल्व करो। सॉल्व करने की अगर आप कोशिश करोगे तो ज्यादा बेटर आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे और आपको कभी भूल नहीं पाओगे। देखो x² है और इधर आपका ये माइनस है, -1/9 इधर भेज दो बराबर के इधर तो +1/9 हो जाएगा। अब आपको पता है x अगर है तो यहाँ मैं इसका अंडर रूट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ मैं वर्ग हटाकर रूट कर लूंगा। तो यहाँ आपका x बराबर +-1/3।
तो यहां से अगर आप लगाकर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो हमेशा आपका सही रहेगा। ठीक है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। देख लो कौन सा सही है, ये +-1/3। तो ये आपका चौथा नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको समझ में भी आ गया होगा। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप लोगों के लिए हार्ड इसलिए हैं क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहां यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान होगा। a है 3, b है 6, c है 9 एंड d है 12। तो यहां इसका कौन सा आंसर सही हो सकता है वो मैं आपको बता दूं। वैसे तो आपको पता होगा कौन सा आंसर सही है, लेकिन नहीं भी पता होगा क्योंकि अगर आप जानते नहीं हो लगाना तो नहीं हो जाएगा। यहां आपको एक सूत्र आप लोगों को द्विघात समीकरण में बताया होगा, v² - 4ac = 0। ठीक है, अब ये आपको सूत्र से पूरा मिल जाएगा। यहां आपका देखो ये है, ये है, ये v है, ये c है। तो a आपका 3 है, v आपका -6 है, तो -6 का आप वर्ग कर लो एंड यहाँ 4 इंटू a आपका 3 है इंटू c आपका k है बराबर 0। तो यहाँ 6 का वर्ग करोगे तो आपका 36 हो जाएगा, माइनस यहाँ 4 एंड 4 3 12 के = 0। और यहाँ आपका ये जो है मैं इस चीज को इधर कर लेता हूं, ये 36 बराबर 12 के, और बराबर है दोनों तो चाहे इधर करो चाहे उधर, तो के मैं इधर कर लूंगा और 36 में 12 से भाग दे दूंगा। तो यहाँ से के बराबर क्या आएगा 3। के का मान सीधा आप 3 आ गया, क्योंकि मैंने बहुत इजी तरीके से लगाया है। यहाँ अगर आप a1 v1 जानना चाहते हो तो a1 बराबर है 3 एंड v1 बराबर है -6 एंड c1 बराबर है k। बस इसी मानों को मैंने यहाँ रख दिया है और सारा आंसर आ गया। यहाँ 3 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल गया इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसका सही आंसर होगा के का मान क्या आएगा 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहां देखो दी गई आकृति में त्रिभुज त्रिभुज ADV समरूप है त्रिभुज ADC के तब P यानी कि P का मान होगा। ऑप्शन है A 9 सेंटीमीटर, B 6 सेंटीमीटर, C 7 सेंटीमीटर एंड D 8 सेंटीमीटर। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, यहां आपको ये पता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता है, तो इसके लिए एक सूत्र है छोटा सा जो कि आप लोगों को मैं बता देता हूं। यहां लिखो, मैं ब्लैक से थोड़ा लिखता हूं। अतः संगत भुजाएं समानुपात में हैं। अतः इसके जो संगत भुजाएं हैं समानुपात में हैं। अतः संगत भुजाएं समानुपात में हैं, समानुपात में है। क्या है समानुपात में है, ये तो आपको पता है। ठीक है, समान अनुपात में इसलिए है क्योंकि ये। ठीक है, तो अब कुछ करना नहीं है, बहुत इजी अभी आपको क्वेश्चन लगने लग जाएगा। तो यहां आपको करना क्या है, AV ये किसके है समानुपात में AC के, और ये। ठीक है, AV/AC। ठीक है, देखो अगर आप क्वेश्चन में माइंड लगाते हो तो क्वेश्चन आपके साथ माइंड लगा, सॉरी AV है, AV आपका ऊपर रहेगा और बटे AC, और ये आपका 2 है तो V एंड D एंड D एंड C, V एंड D एंड D एंड C सभी का मान रख दो, आपका ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। चलो फिर मैं आपको दिखाता हूं आंसर लाकर। तो यहाँ क्या है, यहाँ आपका A एंड V कितना है 18 सेंटीमीटर, AV 18 सेंटीमीटर बटे AC कितना है, AC है P एंड यहाँ देखो ये भी P है और ये 2 है, ये भी P ही है और ये 2 है। तो ये हो जाएगा P² बराबर 18 दूना 36 एंड आप P का वर्ग करो, P बराबर करोगे तो यहाँ अब आपको मैं समझा दूं कि यहाँ अगर आप जानना चाहते हो तो P बराबर आपका √36 हो जाएगा और P बराबर आपका हो जाएगा 6। 36 का रूट होता है 6, तो यहां से अगर 6 कहीं लिखा हो तो वही सही आंसर हो जाएगा, 6 आपका सही आंसर हो जाएगा।
देखो मैं हर एक न्यूमेरिकल लगा करके क्यों सिखा रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपके मतलब हमेशा याद रहे, क्योंकि अगर आप कोई चीज सीखते हो लगा लगा कर मैथ में तो आपको वो कभी नहीं भूल पाओगे। और अगर मैं ऑटोमेटिक बता देता 6 सही है तो आप क्या समझते, इसमें क्या सही है, कैसे आया, क्या समझते। यहां मैं बता देता कि का मान 3 है तो आप इसमें कैसे समझोगे कि का मान 3 कैसे है, कहां से आया, तो ऐसे में दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको लगा लगा कर सिखा रहा हूं। यहां लिखा क्या है, लिखा हुआ है यदि tan x आगे लिखा हुआ है x tan 45 डिग्री एंड इंटू कॉस 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री एंड कॉट 60 डिग्री, तो x का मान होगा। अब यहाँ कितना इजी क्वेश्चन है, अब आपको मतलब ये आना चाहिए tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है एंड कॉट 60 डिग्री का मान क्या होता है। ये अगर आपको पता है तो ये न्यूमेरिकल सॉरी ये क्वेश्चन आप लगा पाओगे, वरना आप नहीं लगा पाओगे। तो मैं आपको एक बार ये क्वेश्चन नोट कर लेता हूं क्योंकि आपको अलग से समझा दूंगा, और इस पर ऑटोमेटिक ऑलरेडी वीडियो बना दिया गया है इन सब के मान का। तो ये सब आपकी गलती है, अगर आप नहीं देखते हो तो आपकी गलती है, ठीक है, आप लोग देखो, ठीक है। तो यहां मैं आपको मान बताता हूं, यहाँ x आपका लिखा है, tan 45 डिग्री का मान आपको पता है 1 होता है, एंड यहाँ cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, एंड इक्वल टू यहाँ साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, एंड यहाँ कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। फिलहाल आपको पता चल गया होगा, एंड यहाँ √3 से √3 कट जाएगा, और यहाँ आपका बचेगा x/2 एंड बराबर 1/2, x/2 एंड 1/2। यहां से आपका 2x बराबर 2 एंड x बराबर 2/2, x बराबर 1 आएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा x बराबर 1। यहां से x का मान 1 आ गया, और यहां अगर आपको कहीं 1 दिख रहा है तो उसी पर टिक लगा दो, आपका 1 सही हो जाएगा। देखो अगर आपको ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी समझनी है ना तो मतलब कुछ है नहीं क्वेश्चंस में। पहली बात आपको इसका फार्मूला सभी का आना चाहिए, फार्मूला क्या है क्वेश्चन का, ये किस फार्मूला पर बेस्ड है। सेकंड आपका ये जो डिग्री का मान है। थर्ड आपका थोड़ा कैलकुलेशन तेज होना चाहिए। ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी तेज अगर आपका है तो आप ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन लगा सकते हो, वरना आप भी ऐसे घूमते फिरोगे नहीं लगेगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, यहां क्या है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब आपको माइंड में आना चाहिए कि हाँ यहाँ r 12 सेंटीमीटर है। देखो कोई भी चीजें दी हुई है तो उसको माइंड में पहले आ जाना चाहिए कि यहाँ त्रिज्या दी हुई है, वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, जबकि कोण कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, कोण 60 डिग्री दिया हुआ है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सोचो कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, कुछ नहीं, अगर आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का कोई फार्मूला हो तो बताओ, वैसे है फार्मूला, अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन त्रिज्यखंड के फार्मूला का सूत्र है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर आप जो चैप्टर नहीं पढ़े हो और उसका भी मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं तो आपको पढ़ लेना है, मतलब वो आपको जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उसको आप पढ़ो, क्योंकि ये सारी चीजें आगे चलकर आपको बहुत ज्यादा काम आएंगी। हो सकता है आप ये चैप्टर ना पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को समझो। जब इधर आपका समझने की क्रिया ज्यादा तेज रहेगी तो आप उधर क्वेश्चन को ज्यादा तेजी से लगाओगे, इसीलिए मैं हर एक चैप्टर का लगभग क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ आपका θ/360 इंटू πr², यही होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला। यहां आपका थीटा दिया हुआ ये 60 डिग्री, एंड ये आपका 360 डिग्री है, इंटू पाई है 22/60, या फिर ये हटाओ, पाई ऐसे रहने दो, ठीक है, पाई का मान ना रखो, एंड ये कितना है 12 का वर्ग कर लो, त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का वर्ग कर दो, ठीक है। वैसे आपकी बुक में पाई का मान नहीं लिखा है, 360 इंटू ये हो जाएगा पाई इंटू 144, ठीक है। ये आपका काट दो छा, और छा को इससे काटोगे तो 6 दूनी 12, एंड यहां बचेगा 2, एंड 6 चौके 24 पाई। आपका पाई का मान नहीं रखा है, पाई में आंसर दिया ही हुआ है तो इसीलिए मैंने 24 पाई सीधा रख दिया। अगर आपको निकालना है तो 24 गुणे 22/7 से आप कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यही आपका आंसर आपके बुक में लिखा हुआ है, फिर इतना ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी मोटी दिक्कत हो तो बताना। वैसे अब इसमें क्या दिक्कत है, छोटी चीजें हैं ये सारी चीजें। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कह रहा है
कि क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है कि एक वेलन तथा शंकु की ऊंचाई, एक वेलन है तथा एक शंकु है कि ऊंचाई तथा त्रिज्या बराबर है, उसके आयतन का अनुपात होगा। कितना इजी क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको हमेशा छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। देखो इसकी मतलब बेलन तथा शंकु की त्रिज्या दी हुई है तथा ऊंचाई, तो यहां आप लिख लो माना बेलन तथा शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या h तथा r है, h तथा r है। h मतलब ऊंचाई हाइट एंड r मतलब रेडियस यानी कि त्रिज्या। अब इन दोनों का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वेलन का, मैं फिर से लिख देता हूं बेलना नहीं बेलन, वेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, वेलन का आयतन, ये शंकु लिखा हुआ है, ठीक है। अब वेलन का आयतन का फार्मूला मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये जो वेलन होता है इसमें ऊंचाई भी होती है, और शंकु का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। भाई इसका आयतन निकालना बहुत ज्यादा इजी है। यहां से एच से एच कट कर दो, आई से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट कर दो, एंड पाई से पाई कट कर दो। अब बचा क्या 1/3 यानी कि 3 ऊपर चला जाएगा एंड 1 नीचे आ जाएगा, तो यही आपका हो जाएगा 3:1 का। तो यहां से 3:1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को समझना है, छोटा कुछ वीडियो रहेगा तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। बहुत बड़ा वैसे हो चुका है लेकिन समझ में आ जाएगा हर क्वेश्चन। बिंदु 3,4 की मूल बिंदुओं से दूरी है, मूल बिंदु और आपको पता होना चाहिए कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, ठीक है, और आपका ये एक निर्देशांक दिया हुआ है। तो इसमें है कुछ नहीं, यहाँ आपको 3,4 आपका दूसरा निर्देशांक और दूरी ज्ञात करना है ना। चलो तब क्या दिक्कत है, दूरी वाला फार्मूला लगाओ। ये एक एक निर्देशांक है के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, और दूरी का फार्मूला आपको पता है, यहां आप लिख दो x1 आपका ये है y1, और ये आपका x2 है, ये y2 है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां आपका x1 आपका 3 है एंड y1 0 है, देखो नहीं x1 3 है एंड x2 0 है का वर्ग कर लो, एंड y1 आपका 4 है एंड y2 0 है, वर्ग कर लो, एंड ये हो जाएगा 3 का वर्ग एंड प्लस 4 का वर्ग, बराबर आपका हो जाएगा कितना 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, तो 9 प्लस 16 बराबर 25 √25 एंड बराबर 5 आंसर आएगा। तो यहाँ आपका 5 हो गया सही। तो यहां से मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने कई सारे सॉल्व करा दिए हैं, ऐसे में आपको ये मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख कर याद कर लेना है, ठीक है। जाए तो इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना है, मैंने देखा है, और आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पूछा जाता है। तो कई टाइप से आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सीखने वाले हैं। पहला है, ऐसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला प्रश्न आप लोग देखो क्या कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। मतलब आपको बताना है कि जो ये दिया है, ये देखो 3 दिए हुए हैं और तीनों हमें सॉल्व करना है। ये बताना है कि ये जो दी गई है क्या ये परिमेय संख्या है या फिर नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और P अपान Q के रूप का है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हो। अगर ये परिमेय संख्या होगा तो फिर कह रहा है कि जो अगर ये P अपान Q के रूप का होगा, और अगर ये P अपान Q के रूप का होगा तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हो। सारी चीजें हम लोग बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। पहला हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला देखो जो आपका लिखा हुआ है, यहाँ देखो 4 3 एंड फिर यहाँ पॉइंट लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यानी कि आपका ये लिखा हुआ है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9।
तो इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, पहले बताना है कि ये जो है आपकी संख्या ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। देखो आप लोग करो क्या कि ये आपका दशमलव लगा है वो तो आपको पता है, तो अगर ये दशमलव लगा है पहले आप इसको नोट कर लो। यहाँ आप लोगों को अगर सॉल्व करना है, देखो यहाँ लिखा हुआ है 4 3, फिर पॉइंट लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ऐसे है। अब देखो एक बात समझो, जैसे आपका ऐसे है तो इसको आप बराबर लगाओ। ठीक है, दशमलव के इधर कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना। अगर 9 संख्याएं हैं तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, यहां हम दशमलव को हटा सकते हैं ना, 4 3 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे हम करके 9 0 लगा सकते हैं। ओके, तो नीचे हम क्या कर सकते हैं, 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 लगा सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि आप ऐसा लिख सकते हो। मैंने दशमलव को हटा दिया। अब ये बताओ कि अब ये आपका पी अपान क्यू के रूप का लिख गया कि नहीं, ये आपका पी हो गया, ये क्यों हो गया, यानी कि जो कि देखो ये आपका आंसर हो गया, यानी कि पी और नीचे क्यू, पी अपान क्यू के रूप का है। ठीक है, के रूप का है। देखो भाई बहुत आसान सा मैंने समझाया है। देखो ये आपका ऊपर वाला पी है, यानी कि आंसर पी है, और हर क्यू है, तो यानी कि पी अपान क्यू का अगर है तो जो अतः जो आपका ये संख्या है क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। 4 और 3 यानी कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये आपका पी अपान क्यू के रूप का है। अगर पी अपान क्यू के रूप का हो और नीचे जो क्यू हो ये 0 के बराबर ना हो तो जो संख्या होगी वो परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है। ये पहले हम लोगों ने पता कर लिया कि ये परिमेय संख्या है। फिर आप लोगों को क्या करना है कि क्यों के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना है, और ये बताना है कि शांत है या अशांत है। ठीक है, तो अगर देखो समझना ये है कि इसके हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना है, केवल अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना है। तो क्यू का हमें केवल अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना है, तो यहाँ क्यू जो है आपका क्यू इक्वल टू, देखो यहाँ क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हो, तो यहाँ आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 9 0 लिखा हुआ है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की घात 9 लिख सकते हैं ना, 10 की घात 9। ठीक है, लिख सकते हैं। और 10 की घात 9 को ऐसे भी लिख सकते हो 2 × 5 की घात 9, क्योंकि जो 10 है इसको मैंने 2 × 5 में बदल दिया, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 की घात 9 और 5 की घात 9, ऐसे भी लिख सकते हो। और यहां जो क्यों के अभाज्य गुणनखंड जो है, अब देखो ये 2 की घात 9 × 5 की घात 9, तो जो आपका अतः जो क्यों है, क्यों के अभाज्य गुणनखंड, जो अभाज्य गुणनखंड है उसको हम लोग 2 की घात m × 5 की घात m के रूप में है। बस आपका ये क्वेश्चन हो चुका है। ये इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में मैंने बात कर लिया ये चीज। ठीक है, और ये भी बता दिया कि जो दी गई संख्या है वो क्या है, परिमेय संख्या है। ये जो मैंने ये घात है उसको यन नियम का नाम दे दिया है, यम एन एम एन, बस। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या कह रहा है, 0.2, फिर आपका यहाँ देखो 1 यानी 1 2 फिर 1 0, फिर 1 2 2 0, 1 2 3 0, 1 2 4 0, फिर ऐसे डॉट डॉट है, फिर 1 2 5 0, 1 2 6 0, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। अगर इसका अंत नहीं है ना तो ये जो आपका दशमलव प्रसार होगा अशांत अनावर्ती होगा। अनावर्ती मतलब इसकी आवृत्ति नहीं होती है, अनावर्ती है। ठीक है, तो जो आपका ये है ना दूसरा वाला क्वेश्चन, इसको भी समझ लो, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसको कैसे समझोगे, इसको आपको क्या करना है को, ये जो आपका दूसरा नंबर है तो ये जो आपका है 0.1 यानी कि 1 2 0 1 0 है, फिर 2 0, फिर 1 2
3 जीरो, फिर 1 2 4 जीरो, फिर ऐसे ऐसे डॉट डॉट है, ठीक है। मतलब इसका अंत नहीं है। तो का दशमलव प्रसार आशांत एवं अनावर्ती होगा। अनावर्ती मतलब फिर से नहीं, आवृत्ति हो रही है, ठीक है। का इसका जो दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका हम लोग जो क्यों है नहीं इसमें, तो इसमें हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड भी नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने पहले बता दिया कि जो दशमलव प्रसार होगा आशांत एवं क्या होगा, अनावर्ती होगा। एक होता है अनावर्ती, एक होता है आवर्ती, ठीक है। तो आवर्ती मतलब जिसकी आवृत्ति होती है, इसका नहीं होता। और इसे पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्यों? क्योंकि भाई अगर हम नीचे कितना घात लगाएं, जीरो लगाएं, आपको पता नहीं है, क्योंकि ये दशमलव के बाद कितने अंक हैं ये भी नहीं पता है, ठीक है। तो इसीलिए जो पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठो, ना समझ में आए नहीं लिखा जा सकता। इसलिए इसलिए यह परिमीय संख्या क्या होगा, नहीं होगी। क्या होगा, नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। ये जो आपका है एक परिमेय संख्या नहीं है। अब तीसरा वाला समझो, तीसरे वाले में आपको क्या समझना है, यहाँ देखो लिखा हुआ है 4, यानी कि 4, यहाँ आपका लिखा हुआ है 43 पॉइंट, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ऊपर बार लगा हुआ है, ये बार का चिन्ह है। अगर बार लगा हो ना तो वो आपका आसान तो होगा, लेकिन आवर्ती होगा। आवर्ती मतलब इसकी आवृत्ति होती है, इसका अंत नहीं होता, आवृत्ति होती है। तो यहाँ आपको सबसे पहले लिखना है जो आपका ये दिया हुआ है, इसको सबसे पहले आपको लिखना क्या है, देखो ये जो आपका दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पर बार तो लगा हुआ है ना। तो जो दी गई दशमलव प्रसार होगा आशांत एवं आवर्ती होगा। ये जो दी गई दशमलव प्रसार है, दी गई दशमलव प्रसार आशांत एवं क्या होगा, आवर्ती होगा। क्या होगा, आशांत एवं आवर्ती होगा। और इसे हम लोग पी अपान क्यू के रूप में बदलना संभव है, मतलब बदल सकते हैं, पी अपान क्यू के रूप में बदलना संभव है। अगर संभव है तो जो दी गई संख्या है वो परिमेय है और क्यू के अभाज्य गुणनखंड। अब ये देखो सबसे पहले आपको यहां लिख देना है, चूंकि जो आप लोगों का दी गई संख्या है उसे क्या कर सकते हैं, दी गई संख्या परिमेय, अर्थात क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग पी अपान क्यू के रूप में बदलना संभव है। क्या है, संभव है, बस। और अगर ये संभव है तो फिर आप नीचे पूरा रीजन लिख दो। अतः जो आप लोगों का दी गई संख्या क्या है, परिमेय है। इतना अच्छे से आपको कोई नहीं समझाएगा, मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ। और अगर ऐसे आप बोर्ड एग्जाम में लिख कर आओगे तो एक भी नंबर आपका कटने का चांस नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभाज्य गुणनखंड जो होगा, क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड यानी कि 2 अथवा 5 के अतिरिक्त भी है, के अतिरिक्त भी है।
तो ये हो गया हमारा पहला जो VIMP क्वेश्चन था, उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां देखो कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन संख्याओं को ज्ञात करना है। सबसे पहले आप लोग लिखो कि माना, देखो समझना ये है कि दो संख्याओं का अंतर, हमें संख्या ही नहीं पता है, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा माना जो एक संख्या x तथा जो दूसरी संख्या क्या है, y है। एक संख्या को मैंने x मान लिया तथा दूसरी संख्या को y मान लिया। अब एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरे शर्त के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, ठीक है। ठीक है, पहले हम लोग बता रहे हैं, तो एक संख्या क्या है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। सबसे पहले मैं आपको पूरा बता देता हूं, एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। 3 गुनी का मतलब क्या है कि जो एक संख्या है, यानी कि पहला मैंने एक संख्या को माना है, वो दूसरी संख्या जो है, पहली संख्या की जो दूसरी संख्या है वो 3 गुनी है। मतलब इसको बताया गया है कि जो एक संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, जो ये है ये इससे 3 गुना है, लेकिन इसको बराबर करने के लिए हमको इसको 3 गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ x बराबर 3y। अब यहाँ देखो, यहाँ जो है x जो है कॉमा y से बड़ा है, x क्या है, y से बड़ा है। अब देखो तथा जो आपका संख्याओं का अंतर कितना है, पहला आपको पहले ही पूछा गया संख्याओं का अंतर, तथा संख्याओं का अंतर आपका कितना दिया हुआ है, 26 है। तो संख्याओं का अंतर अगर 26 है, कितना है, 26 है, तो यहाँ संख्या मैंने x माना है और x को माइनस वाई इक्वल टू 26। यहाँ अंतर का मतलब होता है हटाना, मतलब गुणा करना, ये सॉरी घटाना, ठीक है। और अगर योग बताया जाए तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। अब देखो, इसको आप समीकरण का नाम दे दो, इसको आप समीकरण फर्स्ट नाम दे दो, इसको आप समीकरण सेकंड नाम दे दो, ठीक है। अब जो आपका मतलब समीकरण 2 में आप x बराबर 3y रखने पर, आपको यहाँ पता है x बराबर हमें 3y पता है ना, ये देखो। तो समीकरण कहाँ रखने पर, 2 में, समीकरण 2 में x बराबर 3y रखने पर, x बराबर 3y रखना, क्योंकि हमें x का वैल्यू पता है, x बराबर हमें 3y करना है, तो यहाँ हमें x के स्थान पर 3y कर देना है और यहाँ से y कर देना है, यहाँ से 26, यानी कि ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ से आपसे 3y में से y घटाओगे 2y इक्वल टू 26, और अगर y की केवल वैल्यू बात की जाए तो यहाँ 26/2, और यहाँ से y की वैल्यू आपका पता चल गया 13। तो ये हमें y की वैल्यू पता चल गई। एक बात याद रखना, यहाँ ये छोटा है, मतलब x का मान बड़ा है और y का मान छोटा है, तो ये याद रखना, y छोटा है और x का मान बड़ा है, मतलब y का मान जो होगा वो क्या होगा, x के मान से छोटा होगा। अभी आप देख लेना, अब समीकरण 1 में आप x का मान रख लो, y का मान, क्योंकि हमें y का मान पता चला है। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 आपको दिख रहा है कि नहीं, यहाँ लिखा हुआ है x बराबर 3y, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है, यानी कि x इक्वल टू 3y, x बराबर 3 इंटू 13, यानी कि x बराबर हमारा आएगा 39। ये हमारी दोनों वैल्यू पता चल गई कि नहीं, वैल्यू तो पता चल गई। अब देखो यहाँ से जो आपका दोनों हमें पता चल गया, जो एक संख्या है x वो है 39 और दूसरी संख्या यानी कि y इक्वल टू 13 है, यानी कि 13 है। अतः अभिष्ट संख्याएं कितना होगा, 39 व 13,
ठीक है। ये तो ये हमारा हो गया कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए का मान आपका है 2,3 और v 4, और c 6, -3 संरेखीय हैं, मतलब संरेखीय है कि नहीं, के का मान आपको ज्ञात करना है। तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। आज के बाद आपको कोई भूल नहीं होगा, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो ध्यान से केवल समझो, जितना बताया जा रहा है उसको नोट कर लो, नोट बना लो, थोड़ा मेहनत करो। पढ़ाई में जितना मेहनत करोगे उतना आगे चलकर रंग लाएगा और फिर आपका नंबर जो है काफी ज्यादा आएगा, ठीक है। देखो आपको करना क्या है, जो आपका तीनों बिंदु संरेखीय है, इसलिए इससे बनने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। देखो यहाँ सीधा लिखा हुआ है कि संरेखीय है, संरेखीय है। और मैं आपको बता दूं कि चूंकि जो तीनों त्रिभुज है ना, क्वेश्चन तो आपको ऊपर दिख रहा है, तीनों बिंदु सीधा भाई बता दिया गया है क्या है, संरेखीय हैं। क्या है, संरेखीय हैं। इसलिए जो आपका इनसे बनने वाले त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। मैं आपको पहले बता दिया कि अगर संरेखीय कहीं भी लिखा हो तो इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य ही होगा। और यहाँ आपको पता चल गया कि के का मान हमारा क्या आएगा, शून्य ही आएगा। के का मान क्या आएगा, शून्य आएगा। पता चल गया, क्योंकि भाई के का वैल्यू आपका बराबर 0 होगा, ठीक है। क्षेत्रफल हमारा 0 होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बहुत सारे स्टूडेंट को सूत्र नहीं पता होगा। जो त्रिभुज का मैंने सिंबल बना दिया, इसका क्षेत्रफल 1/2, फिर आपको बड़ा ब्रैकेट लगाना है, फिर x1 लिखना है, फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर y2 - y3, फिर आपको ब्रैकेट बंद कर देना है, फिर प्लस लगाना है, x2 लिखना है, फिर y3 - y1, फिर प्लस लगाना है, और x3 लिखना है, फिर y1 - y2, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। यहां से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि x1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको छोटा सा चीज बता देता हूं, याद रखना। यहां से जितनी आगे वाली चीजें होती हैं, जो आगे लिखी होती हैं, उसे x1, जितनी भी चीजें दी हुई हैं, यहाँ x2 और यहाँ x3, आगे वाली चीजें, और जो पीछे मतलब कॉमा के इधर लिखी होती हैं, उसे y1, y2, y3 का नाम दिया जाता है। इतना तो याद ही रहेगा, क्योंकि ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं। अभी तो आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आगे चलकर। तो देखो यहां से आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आएगा 1/2। अब यहां से x की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू देखो, y2 की वैल्यू क्या है, k है, ठीक है। और y3 की -3 है, तो माइनस एंड यहां माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। चलो x2 की वैल्यू क्या है, 4 है, सारी चीजें मैंने लिख दिया है। y3 की वैल्यू -3 है, y1 की वैल्यू -3 है, ठीक है। प्लस x3 की वैल्यू क्या है, x3 की वैल्यू 6 है ना, देख लो यहां से 6 है। फिर y1 की वैल्यू 3 है, 3 ही है ना, -y2 की वैल्यू k है। सारी चीजें आप सॉल्व कर लो, आपके सामने सारी चीजें लिखी हुई हैं। 1/2, अगर 0 वैल्यू आएगा तो 0 आना भी चाहिए, क्योंकि संरेखीय है, ऑलरेडी बता दिया गया है। तो यहाँ आपका 2 है, पहले तो आपका 2 लिखा हुआ है, यानी कि आप देखो यहां से 2k हो जाएगा, या फिर एक काम करो 2k + 3k। अब देखो यहां से जुड़ के देखो, -3 है, -3 यानी कि -6, और -6 में जब 4 से गुणा होगा यानी कि 24, -24, प्लस यहाँ 6k हो जाएगा, यानी कि छात्रिक 18, 18 केवल 18 प्लस में लिखा हुआ है, और ये -6k, ठीक है। सॉरी, यहाँ जो आपका होगा ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। 1/2, देखो यहाँ 2k है और यहाँ 6k है, तो 2k और 6k, यानी कि इसको आप घटा लो,
-4 के, और यहाँ +6 है और यहाँ +18 यानी कि +24 और यहाँ -24। ठीक है, यहाँ से आपका ये कट जाएगा और यहाँ बचेगा 1/2 छोटा ब्रैकेट -4 के। ठीक है, और अब देखो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, बराबर, यहाँ आगे बराबर मत लगाना क्योंकि इसको आपको बराबर 0 करना है। अब यहाँ से जो आपका ये 2 जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ -4 के बराबर 0 हो जाएगा और यहाँ के बराबर 0। यहाँ से के की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो के की वैल्यू 0 है, तो अतः जो अभिष्ट मान क्या है, अभिष्ट मान 0 है। किसका, नहीं, अतः जो के है, यहाँ लिख देना, के का अभिष्ट मान, के का अभिष्ट मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, बस ये तो आपको पता ही था कि 0 आएगा, ये हमारा समझ में आया ना, थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ ध्यान से समझो, ये लिखा गया है, ये आपको ध्यान से समझना है। बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है और असत्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं मैंने देखा है अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, कहीं देखा है बहुविकल्पीय में अलग अलग पूछा जाता है। पहला प्रश्न पहले आप समझो, लिखा है साइन ए प्लस बी, साइन फिर ब्रैकेट ए प्लस बी, ये बराबर होता है साइन ए प्लस साइन बी, आपको ये बताना है। तो कैसे हम पता करेंगे कि ये सत्य है या असत्य है, आप लोगों के पास कोई ट्रिक है या फिर मैं बताऊं? चलो मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले आप सोचो एक बार कि ये सत्य है या नहीं, ये तो अभी आपको पता चल जाएगा सत्य है या असत्य। देखो, यहां हम एक काम करेंगे, यहां हम जो मान लेंगे, माना अगर सत्य होगा तो दोनों बराबर आना चाहिए। जो ए है यानी कि ए जो है, इसको हम कितना डिग्री मान लें, चलो 30 डिग्री, बहुत सिंपल मानेंगे, चाहे जितना मान लो आप, 45 60 चाहे जो मान लो। तथा जो v है इसको भी 30 डिग्री मानेंगे। अब हम इन दोनों को अगर 30 डिग्री मान लेंगे तो आप एक काम करो, साइन ए के स्थान पर a प्लस बी, रुको रहो मैं आपको लिख देता हूं पहले, फिर साइन ए प्लस साइन v। देखो यहां हम क्या करेंगे, साइन ए के स्थान पर 30 डिग्री प्लस बी के स्थान पर 30 डिग्री बराबर। ठीक है, अब यहां देखो, यहां आपका साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, बी का भी वैल्यू 30 डिग्री है। यहां देखो ये हो जाएगा साइन 30 दुनाई 60 डिग्री। ठीक है, बराबर होगा नहीं, अभी पता चल जाएगा। और ये होगा साइन, इसका वैल्यू होता है 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, साइन इसका वैल्यू कितना होता है, 60 है, सॉरी हाँ 60 डिग्री का कितना होता है वैल्यू, वो होता है √3/2 और ये हो जाएगा 1, यानी कि ये इसके बराबर नहीं है। क्या है, इसके बराबर नहीं है। पता चल गया होगा। यहाँ इसकी वैल्यू आपकी आई है, यहाँ से आपको क्या पता चला कि ये इसके बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने एक मान लिया था, इसका वैल्यू हमारा आया है इतना और इसका इतना आया है। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि यहाँ जो साइन ए है प्लस v इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, बी समझ में आया, कोई दिक्कत तो है नहीं, आप कुछ भी मान सकते हो। अगला देखो, यहां लिखा हुआ है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अगर थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये आपको बताना है। तो यहां आप एक बात समझो, हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, देखो हम लोगों को पता है कि साइन जो आपका 0 डिग्री है उसकी वैल्यू कितना होता है, 0। साइन 30 डिग्री इसके बाद है, इसकी वैल्यू कितना है था, 1/2। 0 छोटा है फिर 1/2 बड़ा है। ठीक है, आगे चलो, साइन 45 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 1/√2। ये जो है आपका 1/√2 है। अब देखो ऐसे आगे चलो, फिर साइन 60 डिग्री की इसका है, ये आपका बड़ा है, इससे ये बड़ा है। ठीक है, याद रखना। फिर यहाँ √3/2 ये भी थोड़ा बड़ा है। फिर यहाँ पूरा आपका सबसे बड़ा साइन
90 डिग्री यानी कि 1 होता है इसकी वैल्यू साइन 90 डिग्री का, यानी कि इसका मान बढ़ते थोड़ा 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 चला गया। लेकिन अब एक बात याद रखना थोड़ा सा, कि जो स्पष्ट है कि थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। क्या है? स्पष्ट है कि थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा का मान भी क्या है? बढ़ता है। स्पष्ट है कि थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा का मान भी बढ़ता है, परंतु थोड़ा सा याद रखना, परंतु जो यह केवल थीटा 90 डिग्री तक ही सही है। ये केवल कितना सही है? 90 डिग्री तक ही सही है, आगे नहीं, आगे ये नहीं चलेगा। तो ये याद रखना, केवल थीटा 90 डिग्री तक ही सही है, इसके आगे नहीं है। ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। समझ में आ गया? मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। तीसरा नंबर क्वेश्चन समझो। तीसरा नंबर में कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अगर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है तो क्या कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है? भाई ये सारी चीजें मैं आपको समझा देता हूं क्लियरली। देखो, आपको एक चीज पता है कि जो साइन होता है उसका उल्टा होता है कॉस। उल्टा मतलब ऐसा नहीं होता, उसके मान का उल्टा होता है। मतलब उसमें जो 90 डिग्री का मान होगा वो कॉस में 0 डिग्री का मान होगा। ऐसे हम लोग चलते हैं, फिर उसको उल्टा इधर लिख देते हैं। तो एक बात समझो, ये तीसरा नंबर है ना। देखो, यहां हम लोग समझेंगे कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 है और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 है। मैंने कहा नहीं उल्टा, जैसे ये साइन 90 डिग्री की है, मतलब साइन में 90 डिग्री की वैल्यू 1 होता है और साइन जो 0 डिग्री की वैल्यू 0 होता है, लेकिन इसमें उल्टा है। अब आपको ऐसे पता चल गया कि हम लोग जैसे आगे बढ़े तो इसके मान में क्या हुई? कमी हुई। तो फिर स्पष्ट है, क्या है? स्पष्ट है कि थीटा का मान बढ़ने पर क्या होता है? कॉस थीटा में वृद्धि नहीं होती है, नहीं होती। दिया गया कथन असत्य है। ठीक है, तो यहां मैं आपको क्लियर बता दूं, ये क्या है? पहला क्या है आपका? ये असत्य है, और ये आपका सही है, और ये भी आपका असत्य है। ठीक है, बस। तो ये था आज का हमारा मैथ का बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि समझ में भी आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझाया है। और अगर आपको और सारे सब्जेक्ट का इसी टाइप से क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करना, मैं आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो को प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर यहाँ सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो। थैंक यू।